हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई अपने चैनल अमित स्वाई फीस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक सेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो हम इसमें क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे जूल्स लॉ क्या होता है और जूल हीट क्या है और जूल इफेक्ट क्या है। तो इन सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में रहे बेल को भी क्लिक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, हमने फिगर में एक सिंपल कंडक्टिंग वायर लिया है, यानी कि कंडक्टर है। हमने इस कंडक्टर का दो एंड पॉइंट दिया है, ए एंड बी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। पावर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मशीन है, चैप्टर नंबर 6 11th में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई मशीन है तो उस मशीन के वर्क करने से वो कुछ एनर्जी को कंजर्व करता है, डिसिपेटेड करता है ना, ऊर्जा को खर्च करता है। तो वो पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी एनर्जी डिसिपेटेड कर रहा है, यानी कितनी ऊर्जा का वो उपयोग कर रहा है, खर्च कर रहा है काम करने के लिए, उस पर यूनिट टाइम में डिसिपेटेड एनर्जी या वर्क डन को हम क्या कहते हैं, उसका पावर कहते हैं। क्लियर। तो ये हमने देखा था। हम फिलहाल देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। तो ये सपोज एक सिंपल कंडक्टर है। ये कंडक्टर का हमने यहाँ पे टू एंड पॉइंट्स लिए हैं। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसको थियोरेटिकल देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमें फिगर में दिख रहा है हम उसी को लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एज शोन इन द फिगर a conducting wire, a conductor has two end points A and B। तो हमें फिगर में क्या दिख रहा है, तो फिगर में हमें दिख रहा है कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के टू एंड पॉइंट्स है। कौन है, ए एंड बी। ठीक है। तो इस कंडक्टर के सपोज करो कि जो पॉइंट ए है वहां पे जो पोटेंशियल है सपोज वो VA है, और जो कंडक्टर का जो सेकेंड पॉइंट है यानी कि ये बी पॉइंट, यहां पे सपोज करो कि पोटेंशियल कितना है, VB है। तो उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। नाउ लेट the potential of A and B are VA and VB respectively। ठीक है। Here the potential at point A is greater than point B, so therefore VA is greater than VB। तो सपोज करो कि जो VA पर जो पोटेंशियल है वो B के कंपेयर में कैसा है, वो ज्यादा है। तो हमें क्या मिलेगा, VA इज ग्रेटर देन VB मिलेगा, है ना। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा, तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू, सपोज करो कितना है, VA माइनस VB, और V यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन कितना है, 0 है, क्योंकि VA इज ग्रेटर देन VB।
ठीक है, ओके। तो ये सिंपल सा था, हमने पीछे भी देखा था। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, कोई कंडक्टिंग वायर है। इसके एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VA है और जो पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है वो VB है। ठीक है, जहां VA का जो पोटेंशियल है वो VB के कंपेयर में ज्यादा है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला VA माइनस VB। और हमें पता है कि द करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम पोटेंशियल। तो यहां पे क्या होगा, so therefore let I current is flowing from A to B। तो जो I करंट है वो सपोज फ्लो हो रहा है कहां से, तो जो I करंट है सपोज वो फ्लो हो रहा है A से B के डायरेक्शन में, सपोज करंट I फ्लो हो रहा है। क्लियर? ठीक है, अगर करंट एक से बी के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो सो देयरफॉर लेट डेल्टा क्यू चार्ज इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी एट टाइम डेल्टा टी। तो सपोज करो लेट कि डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, वो भी ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। तो हमने कहा कि सपोज कितने, तो डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो डेल्टा टी टाइम में कहां से, ए से बी के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यानी कि यहां पे जो चार्ज है वो सपोज ए डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, कुछ ऐसा। क्लियर? तो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये फ्लो का डायरेक्शन है किसका, तो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन ये है। क्लियर हो गया? ओके, सो नाउ क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू एट पॉइंट ए क्या होगा, तो सपोज करो यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वी ए इंटू डेल्टा क्यू एंड एट पॉइंट बी कितना मिलेगा, तो यू बी इज इक्वल टू वी बी इंटू डेल्टा क्यू। क्लियर? सो नाउ द एनर्जी डिफरेंस क्या मिलेगा हमें, तो वो हमें मिल जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, क्योंकि डिफरेंस हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमें मिलता है यहाँ पे डेल यू इज इक्वल टू वी बी इंटू डेल्टा क्यू माइनस वी ए इंटू डेल्टा क्यू। तो कॉमन क्या है, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो कॉमन टर्म है वो है डेल्टा क्यू। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वी इंटू डेल्टा क्यू। क्लियर? अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा टी टाइम पे, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं माइनस वी इंटू आई इंटू डेल्टा टी। तो ये कहां से आया, तो आई इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, सो दैट्स इंप्लाइज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये जो टर्म हमें मिलेगा ये कैसा मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है, सो देयरफॉर डेल्टा यू is equal to minus vi into delta t is less than 0। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो हमें यहाँ पे क्लियरली हमें मिल रहा है कि जो एनर्जी होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस वी आई इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जब मूव कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ए डायरेक्शन में यहाँ फ्लो कर रहे हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो चेंज, कुछ इंक्रीज भी हो रहा है। तो वो क्या है, तो वो है इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी उसकी जो वर्क करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या होगा,
So now according to conservation of एनर्जी, तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिल जाएगा डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, होगा ना। सो देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस वी आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? माइनस माइनस, यहाँ पे ये माइनस था, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कहां से हमने रखा है इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, तो हमें क्या मिल रहा है? वी आई इंटू डेल्टा टी, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन क्या है? 0 है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज हैं, उनका जो फ्लो है वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पे एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है वो एनर्जी को यहाँ पे? तो वो यहाँ पे एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्लियर हो गया? तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ओके। सो नाउ द पावर, सो नाउ क्या होगा? तो हमें पता है कि डेल्टा के इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं यहां पे डेल डब्ल्यू। क्लियर? सो देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा के, दैट इज वी आई इंटू डेल्टा टी। कहां से आया? तो हम यहां पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर? सो आई कैन राइट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वी आई। So delta W upon delta T is equal to, so I think it is P. So P is equal to VI. ठीक है, तो कहां से आया? तो from the definition of power, P is equal to W by T. क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो हमें मिल रहा है P is equal to VI and this equation present the electrical power of the circuit. ठीक है ना, किसी भी परिपथ का विद्युत पावर हमें दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? The energy dissipated per unit time is called power, है ना। So now from Ohm's law क्या मिलेगा मुझे? V is equal to IR. So therefore let this equation number 3. So therefore from equation 3 we get, क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा P is equal to IR into I. So I can write P is equal to I square RT. ठीक है, सॉरी I square R। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे दैट सिंप्लाइज करके तुम यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर सकते हो V बाई R। तो तुम्हें क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू V इंटू V बाई R। सो यू कैन ऑल्सो राइट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर? सो हियर दिस इज क्लियर कि क्या होगा अगर हमें क्या करना है, अगर पावर मैक्सिमम करना है तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। यानी रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है कितने पावर वो यूज कर रहा है, कितना एनर्जी डिसिपेटेड होगा, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा थ्योरी के साथ मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज जूल हीट। ये तो हो गया कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो वो पावर कंजप्शन कितना कर रहा है। तो एक कंडक्टिंग वायर था, अब इसको अगर मैं लेता हूं, इस कंडक्टिंग वायर को किसी बैटरी के साथ में या किसी सेल के साथ कनेक्ट करूंगा तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जो होगा सपोज कि ए टू बी के डायरेक्शन में है क्योंकि ए मैक्सिमम पोटेंशियल था। जब ये फ्लो होगा तो ऐसे कंडीशन में उसके रेजिस्टेंस में क्या होगा? अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस, अगर आर रजिस्टर अगर हम कनेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, तो अगर आर रजिस्टर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसमें से तो उस एनर्जी का क्या होगा? वो कंजप्शन होगा, यानी वो उस एनर्जी का उस रेजिस्टेंस में कंजप्शन होगा। तो वहां पे वो कितने पावर को प्रोड्यूस करेगा, कितने पावर वो जनरेट कर सकता है। तो हमने वहां पे सिंपली इसको हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि इतना पावर जनरेट होगा। क्लियर? कैसे एनर्जी काम कर रहा है? तो वो एनर्जी कुछ इस तरह से हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पे एक चीज है, एक कॉमन थिंग्स है कि यहाँ पे क्या होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, लेकिन वो एक्सेलरेटेड नहीं होता है। रीजन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, हम उसको कांस्टेंट ले लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, क्योंकि हम कहते हैं कि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो ऐसे कॉलिजन में वो क्या करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एटम। तो एटम क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है, क्लियर, वो लेता है कहां से, इलेक्ट्रॉन के पास से, फिर वापस इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए वो एक्सेलरेटेड नहीं होता है, लेकिन एनर्जी क्या होता है, कंजप्शन होता है। क्लियर, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम तब तक देखते हैं जूल हीट क्या है। ओके, तो सपोज ये कोई एक आर रजिस्टर है, क्लियर, इसको हमने सपोज क्या किया है, एक V वोल्ट के बैटरी के साथ में हमने कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव P के साथ में। तो एक सिंपल सर्किट है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सपोज अगर ये V वोल्ट के बैटरी के वजह से अगर सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो I करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में तो इसमें से इस V वोल्ट के इफेक्ट की वजह से सपोज कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो V है, और यहाँ पे जो I करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से जो अमाउंट ऑफ चार्ज है सपोज कितना है, डेल्टा Q, जो हमने लास्ट में देखा था डेल्टा टाइम इंटरवल में। तो ये कंडीशन में क्या होगा कि जूल हीट क्या था कि उन्होंने कहा कि जब इस किसमें, तो रॉबर्ट जूल ने जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग, जब ये सर्किट में से करंट फ्लो होगा तो इस करंट फ्लो होने की वजह से इस रजिस्टर में क्या होगा, तो इस रजिस्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगा। किसके इफेक्ट की वजह से, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ये क्या करेगा, उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, तो हीट में कन्वर्ट करेगा। क्लियर, तो इस हीट में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, जूल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम, तो ये जो एनर्जी यहाँ पे जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इस हीट में कन्वर्ट होने को हम क्या कहेंगे, जूल इफेक्ट कहेंगे। और जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, जूल एनर्जी, या फिर उसे हम कहेंगे हीट एनर्जी कहते हैं। क्लियर, तो क्या है, सो लेट ड्यू टू V वोल्ट battery, the current flows through the resistor R is I. So therefore here क्या होगा, here the amount of charge flows through the resistor is let del Q. So therefore the work done or the energy at R कितना हो जाएगा, so W is equal to V into delta Q। क्लियर, यही मिलेगा हमें। ओके, so therefore now delta Q is equal to, तो हमें क्या मिल जाएगा, so W is equal to, सपोज कि जो चार्ज है वो कितना है, लेट डेल्टा Q at time t, so W is equal to V into I into t। कहां से मिला ये हमें, तो हमें ये मिल जाएगा I is equal to delta Q upon delta t, so that implies del Q is equal to I into delta t। Clear? Okay, so now from Ohm's law V is equal to IR, so therefore W is equal to
IR into I into T. So we can get here I square RT. क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो हमें यहाँ पे मिल रहा है W is equal to I square RT. So here W is equal to H, so for H is equal to I square RT, where H is heat energy. H यहाँ पे क्या है? हीट एनर्जी. सो देयरफॉर क्या होगा? सो जूल इफेक्ट. सो व्हाट इज जूल इफेक्ट? द हीट एनर्जी produce at the resistor due to flow of current from it is called Joule effect, and the energy is called Joule energy और हीट एनर्जी. ठीक है? तो क्या है? तो ये जो यहाँ पे जो सर्किट है रजिस्टर, इसमें से जो आई फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगा, ये करंट यहां से जो फ्लो होगा, ये करंट कितना होगा? तो एक करंट फ्लो होने की वजह से जो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होगा? तो वो हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. ठीक है? और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? यानी हीट के फॉर्म में जो यहाँ पे जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जूल इफेक्ट कहेंगे. और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जूल एनर्जी कहते हैं. क्लियर? सो H इज इक्वल टू कितना है? तो जूल एनर्जी के लिए हमें मिलेगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. क्लियर? सो नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? P is equal to W upon T. So therefore P is equal to, and the energy is I square RT. Clear? Upon T. So we can get is P is equal to I square R. अभी हमने लास्ट ही प्रूफ किया था. So I can write P proportional to I square. Clear? So therefore the energy dissipated per unit time, energy dissipated per unit time means the power, ठीक है, time is directly proportional to the current flows through it is called जूल्स लॉ. ठीक है? तो देखो, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था. हमने क्या देखा कि एक रजिस्टर है जो V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड, अगर इसमें से I करंट फ्लो होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि I करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे जो वर्क होगा या जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? V इंटू डेल्टा क्यू. तो हमने कहा कि V इंटू डेल्टा क्यू है, और डेल्टा क्यू जो है वो कितना है? I इंटू डेल्टा टी. और हमने कहा कि टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, तो हमने लिखा VIT. सो V इज इक्वल टू कितना है? IR अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. तो हमें मिला W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो हमें यहाँ पे W इज इक्वल टू सपोज एनर्जी H है, तो I इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो हमने कहा कि यहाँ पे जो I स्क्वायर RT है, जो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? यहाँ पे जूल इफेक्ट है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो जूल एनर्जी. एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी कंडक्टर में से गुजरता है, या जब कंडक्टर में मूव करता है, ऐसे कंडीशन में क्या करता है? इट कोलाइड विद द डिफरेंट एटम. ये अलग अलग परमाणु के साथ टकराता है, और इस कोलाइड के टाइम पे वो क्या करता है? वो अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है किसको? एटम को. तो एटम क्या करता है? उस प्लेस पे वाइब्रेट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है वहां पे वो कौन से फॉर्म में होता है? तो वो हीट के फॉर्म में होता है. और यही हीट एनर्जी क्या करता है? यहाँ पे जूल हीट के तरह पे जाना जाता है. क्लियर हो गया? तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर,
ये डिपेंड करता है किसमें से, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है उस मटेरियल का तो ये डिपेंड करता है उसमें से फ्लो होने वाले करंट के ऊपर। यानी कि अगर करंट मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो हीट जनरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पर यूनिट टाइम में जो हीट जनरेट होगा वो भी मैक्सिमम होगा, पावर ही मैक्सिमम होगा नो डाउट, लेकिन हीट जनरेशन भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यही रीजन है कि जो ट्रांसफर है, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसको बहुत ही हाई वोल्टेज पे, हाई पोटेंशियल पे ट्रांसफर किया जाता है। रीजन क्या है कि जब करंट जनरेट होता है, जब जनरेशन पावर स्टेशन से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो वहां से लेके जो हमारे घर है या फिर जो यूज कर रहे हैं वहां तक, यानी उसके कस्टमर तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज है, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है कंडक्टिंग वायर। और हमने देखा था कि कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, है ना। तो फॉर डिस्टेंस होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, उस वायर का इंक्रीज होगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हाई करंट और हाई रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, जो हीट जनरेशन होगा वो भी मैक्सिमम होगा। यही रीजन है कि ये कंडीशन में क्या किया जाता है कि जनरेशन यानी कि जो करंट है उसको कांस्टेंट करके इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हाई कर दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, जो पावर है वो मैक्सिमम रीच करे कहां तक, कंज्यूमर तक, और जो हीट लॉस है वो मिनिमम हो। क्लियर। और यहाँ पे होने वाले इस लॉस ऑफ हीट को क्या कहते हैं, ओहमिक लॉस भी हम कहते हैं। क्लियर। ओहमिक लॉस या फिर तो हीट लॉस भी हम यहाँ पे कहते हैं, एनर्जी लॉस या ओहमिक लॉस की तरह हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो बेसिक यूज है वो है लाइट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना, यानी कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। बट क्या होता है, तुमने देखा होगा जो 100 वॉट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, येलो वाला जो पीला वाला पहले हम यूज करते थे, टंगस्टन वाला, वो क्या करता है, वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है। तो वहां पे जो वो हीट है वो कैसा है, वो है लॉस है, वो ओहमिक लॉस है। क्लियर। तो बहुत सारी जगह ओहमिक लॉस का यूज भी होता है हीट लॉस का। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस, तो जो इलेक्ट्रिक प्रेस है वो क्या करता है, वो भी हीट लॉस का यूज करता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वो यूज ऑफ हीट एनर्जी है या फिर तो यूज ऑफ ओहमिक लॉस है। सेम टू सेम वो कहां पे, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ओहमिक लॉस का यूज है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, ओहमिक लॉस एज अ वेस्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लाइट लगे हैं, इससे जो प्रोड्यूस होने वाला हीट एनर्जी है वो कैसा है, तो वो है ओहमिक लॉस है, मतलब वो लॉस है। ओहमिक लॉस तो दोनों ही है, लेकिन ये क्या है, वो यूज नहीं, ये वेस्ट है, और वो कौन सा है, तो वो है यूज है। ओहमिक लॉस या हीट लॉस का वो क्या हो गया, यूज हो गया। क्लियर। तो बाकी थ्योरेटिकल आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाने से पहले, और बेल को क्लिक कर देना अगला वीडियो जब भी आए। जैसे मैंने आपको कहा कि सारे वीडियो प्रीमियर्स में है, तो नेक्स्ट प्रीमियर के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने में बेल को जरूर क्लिक करें। बाकी आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और वीडियो को एंजॉय कीजिए, सीखिए, घर पे रहिए, क्योंकि स्कूल चालू होने का तो कोई भी तरह का पॉसिबिलिटी अभी नहीं लग रहा है। 21 से गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लास्ट डे यानी कि वेडनेसडे को डिसीजन लिया है कि किसी भी तरह का स्कूल का रीओपन नहीं होगा 21 से। तो आपका जो है एक ही जरिया बन जाता है आपको अधिक से अधिक जानने, सीखने और पढ़ने के लिए, वो है ऑनलाइन। तो ऐसे ऑनलाइन वीडियोस को कंटिन्यू पाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच, नोट करके जरूर जाना।